हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। इसमें यूनिट सेकंड चल रही है। आज हम पढ़ेंगे लीवर फ्लूक के बारे में। किसमें? लीवर फ्लूक। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है लीवर फ्लूक और साइंटिफिक नेम क्या है? फैसियोला हेपेटिका। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हर वर्ष क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और जिस यूनिवर्सिटी में या उससे एफिलेटेड जो महाविद्यालय हैं उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर होगा आपका तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन फैसियोला हेपेटिका से आते हैं। इसके मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आते हैं, इन्फेक्शन से, डायग्नोसिस से, हर पार्ट से क्वेश्चन अभी तक देखे गए। तो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी यूनिट सेकंड चल रही है, टीनोफोरा टू निमेटोहेल्मिन्थीज। इसमें हमने टीनोफोर्स को कवर कर लिया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का लास्ट लेक्चर है। फिर हम बात करेंगे फाइलम निमेटोहेल्मिन्थीज की, जिसको हम एसके हेल्मिन्थीज भी बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अभी जिनमें सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो वो बच्चे भी तो मान लो अपनी तैयारी में ही लगे होंगे फोर्थ सेमेस्टर की, क्योंकि उनके पेपर नहीं हुए। जिन भी स्टूडेंट के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं वो प्रॉपर एक एक यूनिट का स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर देखें। बीच में तड़क तड़क के मत देखिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है सिलेबस का वो बहुत ही सटीक है। इसलिए आप प्रोटोजोआ के पहले लेक्चर से स्टार्ट करके प्रॉपर सभी क्लासे करिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से देखिए आप। ठीक है, ये नहीं है कि बीच बीच में कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और आपकी इस बार टोटल 16 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 16 यूनिट। मतलब सिलेबस काफी बड़ा है, तो इसलिए आपको अभी से कवर करना पड़ेगा, वरना आपके एग्जाम्स फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं वो नवंबर के लगभग होंगे। ठीक है, नवंबर टू दिसंबर। तो नवंबर तक आपका जो है ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हैं आपके पास। तो 3 महीने में 2 से 3 मंथ में आपको टोटल 16 यूनिट कवर करनी। कितनी? 16 यूनिट। 16 यूनिट का सिलेबस बहुत बड़ा है। और 2 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, है ना। इसके अलावा भी तो सब्जेक्ट है, सिर्फ जूलॉजी ही नहीं है, तो उसमें भी 16 यूनिट है। तो समझिए सिलेबस काफी बड़ा है। आप अभी से हर एक लेक्चर के नोट्स बनाए प्रॉपर। ठीक है, डायग्राम जो भी आते हैं बनाते रहिए। साथ में अभी से तैयारी जब करोगे तभी आपका सिलेबस समय रहते कंप्लीट होगा। और मैं अब रोज आपको 1 घंटे की 2 घंटे की क्लासेस दूंगा। कोशिश करूंगा कि 2 महीने में ही 2 महीने में आपके 16 की 16 यूनिट में कवर कर दूंगा। ठीक है, अगस्त जो है आपका चल रहा है अभी, अगस्त में टोटल 8 यूनिट आपकी खत्म हो जाएंगी लास्ट अगस्त तक। और सितंबर में आपका आगे के 8 यूनिट जो सेकंड पेपर है उसमें भी कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो टोटल 2 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अक्टूबर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तब आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो वो क्वेश्चन आप करने में तभी समर्थ हो पाएंगे जब अगस्त और सितंबर की टोटल क्लासें आप देखेंगे। अगर आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया परसेंटेज बनाना है, तो चीजें अभी से साथ में सभी पढ़नी पड़ेंगी। नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, ऐसे तो बनेगा नहीं परसेंटेज। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझिए जो मैंने बताया है। प्रॉपर एक रजिस्टर या कॉपी बनाइए, उसपे फाइलम वाइज जितने भी लेक्चर्स आते हैं सबको नोट करिए, नोट्स बनाइए अपने आप से। बहुत अच्छे नोट्स हैं ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं। एक एक चीज इसमें कवर की गई है ना। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। आज हम बात करेंगे फैसियोला हेपेटिका की। ठीक है, कंप्लीट एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। इसका कॉमन नेम होता है लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालेंगे इंट्रोडक्शन हेडिंग।
परिचय की बात करते हैं। फैसियोलियसिस ये डिजीज का नाम है। किसका नाम है? डिजीज। फैसियोला हिपेटिका जो है वो डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं फैसियोलियसिस। जितने भी निमेटोड्स होते हैं या प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, ये जो डिजीज कॉज करते हैं तो उनके डिजीज का नाम कुछ ऐसा ही रहता है। जैसे आपको पता है फाइलेरियल वर्म क्या करता है? फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस, जिसको हाथी पांव या पील पांव बोलते हैं। स्केरिस क्या करता है? स्केरियसिस। जियार्डिया क्या करता है? जियार्डियसिस। तो इसी तरीके से डिजीज का नाम होता है। फैसियोला इन्फेक्टिंग एजेंट है तो यहाँ पे डिजीज का नाम होगा फैसियोलियसिस। यही एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि फैसियोलियसिस कॉज्ड बाय। तो आपको याद रखना है फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला जो है इसकी कॉमन दो स्पीसीज हैं। दो स्पीसीज इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना है, लेकिन मेन फोकस हमारा फैसियोला हिपेटिका पे रहेगा। आपको बस ये याद रखना है कि इसकी दो स्पीसीज हैं जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। एक है आपकी फैसियोला हिपेटिका और दूसरी क्या है? दूसरी स्पीसीज जो आपकी होती है उसका नाम है फैसियोला जिजेंटिका। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फैसियोलियसिस इज ट्रांसमिटेबल डिजीज कॉज्ड बाय फैसियोला पैरासाइट्स। तो ये ट्रांसमिटेबल होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है। सीप और कैटल जहां जहां होंगे वहां वहां डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है। टोटल 70 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये फैसियोलियसिस डिजीज होता है। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उसके अलावा 6 कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं उनमें जितने भी कंट्रीज हैं मैक्सिमम में आपको, सब में नहीं लेकिन 70 कंट्रीज में ये डिजीज आपको मिलेगा। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। व्हिच आर फ्लैट वर्म्स कॉल्ड एज लीवर फ्लूक। इसको क्या बोलते हैं? फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक बोला जाता है, जो कि फ्लैट वर्म है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ जो होते हैं उनको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। 2 लेक्चर में मैंने ये चीज आपको समझाई अच्छे तरीके से। द मैच्योर फ्लूक्स आर जनरली seen in the bile ducts of infected pupil। जो इन्फेक्टेड प्यूपल है उसके बाइल डक्ट, जो पित्ताशय होता है, पित्त वाहिनी। बाइल डक्ट मतलब पित्त वाहिनी। जो गॉल ब्लैडर है हमारा, उसकी जो डक्ट होती है जिसके थ्रू बाइल जूस इंटेस्टाइन में जाता है, उसी डक्ट में इन्फेक्टेड प्यूपल के बाइल डक्ट में आपको मैच्योर फ्लूक मिलेगा। एंड एनिमल्स सच एज कैटल एंड सीप। किसके? कैटल और सीप के। इन जनरल फैसियोलियसिस इज एडिशनली वाइड स्प्रेड इन लाइवस्टॉक एंड अदर एनिमल्स देन इन ह्यूमंस। 2 फैसियोला स्पीसीज इन्फेक्ट प्यूपल। काफी इंपॉर्टेंट है। 2 फैसियोला स्पीसीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज इज फैसियोला हिपेटिका। सबसे ज्यादा इसी के डिजीज मिलेंगे आपको। Which is also recognized the common liver flu। फैसियोला हिपेटिका को कॉमन लीवर फ्लू करते हैं क्योंकि जनरली इसी से डिजीज कॉज होगा। A linked species फैसियोला जिजेंटिका can also contaminate pupils। Fascioliasis occurs in more than 70 countries, especially where cattle and sheep are reared। Fasciola hepatica is found in all continents except for Antarctica। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स में फैसियोला हिपेटिका मिलता है। फैसियोला जिजेंटिका हैज बीन सीन इन फ्यू ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो ये बस कुछ जो ट्रॉपिकल रीजन है, हाई टेम्परेचर वाले, हाई जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती हो, टेम्परेचर भी हाई रहता है, ट्रॉपिकल रीजन, वहां पे आपको फैसियोला जिजेंटिका मिलता है। बाकी फैसियोला हिपेटिका मोर देन 70 कंट्रीज में मिलेगा। अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी टोटल 6 कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब बात करते हैं हम एपिडेमोलॉजी की। एपिडेमोलॉजी मतलब इन्फेक्शन से रिलेटेड। इन्फेक्शन स्टार्ट्स व्हेन मेटासर्सिरी infected amphibian vegetation is eaten or
व्हेन वाटर कंटेनिंग मेटासेरेसी इज कंज्यूम्ड। मेटासेरेसी क्या होता है? ये इन्फेक्टियस स्टेज है। क्या है? इन्फेक्टियस स्टेज। इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है लीवर फ्लो की, उसको बोलते हैं हम मेटासरसरी। क्या बोलते हैं? मेटासरसिरा। पीपल आर ऑफ्टन इन्फेक्टेड बाय ईटिंग वाटर सरसी। ह्यूमन इन्फेक्शन हैपन इन पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, क्यूबा, साउथ अमेरिका and different areas. It is one of the most significant infection specialist of household stock all through the world. Fasciola hepatica is distributed around the world and causes extraordinary monetary misfortunes in dairy, cattle and sheep. It has been known as significant parasite of steers and sheep for many years. ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंपल मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है लीवर फ्लू की, फेसियोला की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सकर होता है, एंटेरियर सकर होता है, जो आगे वाले पार्ट पे होगा उसको एंटेरियर सकर बोलते हैं, और ये पोस्टेरियर सकर है। क्या है? पोस्टेरियर सकर। तो दो टाइप के यहाँ पे सकर हैं। इसी के थ्रू ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को सक करता है, क्योंकि ये पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, तो इंटेस्टाइन में या गॉल ब्लैडर में की डक्ट में मिलेगा, जहां भी वहां पे सक करेगा ये न्यूट्रिएंट्स को। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा था, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? रेड कलर का ये पेनिस है। यहाँ पे इसकी इंटेस्टाइन है। ये वाला पार्ट क्या है? इंटेस्टाइन। यूट्रस विद एग्स, यूट्रस विद एग्स, ये वाला जो है ये पार्ट यूट्रस का है। इसमें एग प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? एग। और यहाँ पे ये आपका क्या है? ओवरी है, अंडाशय। ठीक है, इस तरीके से डाइकोटोमस, इसमें भी ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे योल्क डक्ट है, ये वाली जो डक्ट है ये योल्क डक्ट है, और योल्क ग्लैंड पाई जाती है इसमें। साइड में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला पूरा, ये क्या है? योल्क डक्ट है। ठीक है, और अंदर जो ये रेड वाला पार्ट है, ये पूरा, ये जो रेड पार्ट है, ये क्या है? ये टेस्टिस है। ये सब टेस्टिस है। और यहाँ पे एक्सक्रीटरी डक्ट एक निकली होती है, ठीक है, जो कि ये टेस्टिस और पूरा का अंदर का जो मटेरियल है, यहाँ से एक डक्ट इस तरीके से बाहर की ओर जाती है पोस्टेरियर पार्ट में, जिसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट बोलते हैं। और डक्टस डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? डक्टस डिफरेंस। यहाँ पे डक्टस डिफरेंस होता है, जैसे वास डिफरेंस होता है ना मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में, वैसे डक्टस डिफरेंस होता है। तो ये सिंपल मॉर्फोलॉजी है फेसियोला हेपेटिका, या फिर लीवर फ्लूक जिसको हम बोलते हैं, लीवर फ्लूक। चलिए, अब आप हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से आता है। जनरल मॉर्फोलॉजी, इट्स बॉडी इज ओवल, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ओवल होती है मतलब थोड़ा अंडाकार होती है ना, अभी देखे ही थे आप। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब दो साइड है, डोर्सल और वेंट्रल साइड में डिवाइड होता है, चिपका होता है, फ्लैटेंड होता है। एंड रिसेंबल्स अ लीफ, एक लीफ के जैसे, जैसे पत्ती के जैसे संरचना होती। बॉडी इज सॉफ्ट, सॉफ्ट होती है। इट इज 1.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 1.5 सेंटीमीटर in width in the body. The body is pinkish in shading. तो पिंक कलर का होगा, क्योंकि जो अंदर का टेस्टिस वाला मटेरियल है वो पिंक पिंक होता है, पिंक कलर का है ना, तो इसीलिए पिंकिश शेडिंग होती है इसमें। द डाइजेस्टिव सिस्टम appears dark colored in standing due to the ingested bile. तो डार्क कलर का दिखेगा आपको। एक्सटर्नल ओपनिंग्स कौन कौन सी होती हैं बाहर? एक तो आपका जो जितने भी डक्ट हैं वो बाहर खुलेंगे ना। सकर्स होते हैं, टू टाइप के सकर प्रेजेंट होंगे, पोस्टेरियर और इंटीरियर।
इसके अलावा माउथ भी कहीं ओपन होगा, माउथ की ओपनिंग होगी, एक्सक्रेटरी डक्ट्स जो है वो भी बाहर ओपन होंगी। तो सॉरी, एक्सटर्नल ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं? एट द फ्रंट एंड माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट। जो इंटीरियर सकर है आपका, इंटीरियर सकर, वो माउथ के साइड में है। तो एट द फ्रंट एंड माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ओवर द वेंट्रल सकर a small genital opening is present. In the reproducing season, on the dorsal side, a small opening of Laurer's canal persists. मतलब रिप्रोड्यूसिंग सीजन जो होगी उस समय में क्या होगा, एक नई ओपनिंग उसमें आ जाती है। ठीक है, एक नई ओपनिंग खुलती है डोर्सल साइड में, जिसको बोलते हैं लाउरर्स कैनाल। क्या बोला जाता है? लाउरस कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। ये एक्स्ट्रा ओपनिंग है। कब ओपनिंग ये आपको दिखेगी? ड्यूरिंग द रिप्रोड्यूसिंग सीजन। सकर्स होते हैं, टू सकर्स आर प्रेजेंट, वन इज इंटीरियर एंड सेकेंड वन इज पोस्टेरियर। एट द इंटीरियर अप्रोक्सीमेटली नियर द माउथ। इंटीरियर जो होता है, अभी बताया था ना आपको, वो माउथ के साइड में होता है। एन ओरल सकर एग्जिस्ट, इट इज 1 मिलीमीटर। इसकी ओपनिंग जो है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर की होती है इन डायामीटर, एंड इज यूजफुल फॉर इंजेक्शन एंड अटैचमेंट आल्सो। ठीक है, तो माउथ जो है इंटीरियर पार्ट में, फ्रंट एंड पे माउथ ओपनिंग होती है, उसके साइड में इंटीरियर सकर है जिसकी विड्थ जो डायमीटर है वो लगभग 1 मिलीमीटर होता है, और ये इंजेक्शन एंड अटैचमेंट में हेल्प करता है। पहले अटैच हो जाएगा, फिर इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्शन का मतलब देखो, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसी तरीके से इंजेक्शन भी एक वर्ड है। इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन का मतलब है, देखो डाइजेशन का मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करोगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एब्जॉर्प्शन का मतलब उस स्मॉल जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको आप एब्जॉर्ब करोगे, समझे? एसिमिलेशन मतलब उसका यूज करोगे। लेकिन इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन आपको पैरासाइट्स में देखने को मिलेगा। ये बने बनाए मतलब डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट अंदर लेते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। जैसे कि मान लो ह्यूमन में है, ये जो लिवर फ्लूक है ये ह्यूमन के अंदर है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में हमारा फूड तो डाइजेस्ट हो गया होगा, जो भी हम खाएंगे वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब वो डाइजेस्टेड फूड जो है उसको ये सकर के थ्रू अपने अंदर खींच लेगा, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। मतलब डाइजेस्टेड फूड, इसको डाइजेस्ट भी नहीं करना है, डाइजेस्टेड फूड को ये इंजेस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। एंड अटैचमेंट आल्सो, तो अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा सकर, और सकर से अटैच होकर फिर ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स जो है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, उसको इंजेस्ट करेगा। ऑन द वेंट्रल साइड अ वेंट्रल सकर एग्जिस्ट। वेंट्रल साइड में वेंट्रल सकर होगा, दैट इज अबाउट 3 to 4 मिलीमीटर। ये थोड़ा बड़ा होता है। अवे फ्रॉम इंटीरियर एंड, इट इज अ लार्जर सकर, इट इज यूज्ड फॉर ओनली अटैचमेंट। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, टीएस ऑफ बॉडी वॉल। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन आप काटते हो, ये लीवर फ्लूक है आपका, ठीक है, ये लीवर फ्लूक, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटा जाए तो कौन कौन सी वॉल दिखेंगी इसकी बॉडी में? आपको पता ही है कि ये जो है सबके सब एसिलोमेट होते हैं, सीलोम तो मिलेगी नहीं। बाकी जनरल कैरेक्टर्स में मैंने बताया था प्लेटी हेलमिंथ में कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इसमें सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। टीएस ऑफ बॉडी वॉल, द बॉडी वॉल ऑफ फेसियोला शोज द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 टेगुमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेगुमेंट। इट इज एन एक्सटर्नल साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है। इट डिपिक्ट्स माइक्रोविलाई। इट इज syncytial layers. It is wide and thick. It contains endoplasmic reticulum. इसमें endoplasmic reticulum होंगे,
mitochondria, etc. It contains scleroprotein and is impervious to digestive juice and so backwardly directed spines. बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बाहर से अंदर की ओर, जब आप कट करोगे फेसियोला हिपेटिका को तो बाहर से अंदर की ओर जो वॉल का अरेंजमेंट है उसकी बात की जा रही। सबसे बाहर मिलेगा टेगुमेंट, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बिलो द टेगुमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन एग्जिस्ट। तो सबसे पहले जब इधर से इधर चलोगे तो बाहर की ओर आपको टेगुमेंट मिलेगी, देन उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर क्या होगा? मसल्स होंगी। तो मस्कुलेचर की बात करते हैं जो कि अंदर की साइड होगा। बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन muscle layers are present. The muscles are longitudinal and circular, and below the longitudinal muscles oblique muscles exist. मतलब इसमें जो मसल्स हैं वो तीनों टाइप की पाई जा रही है। देखिए धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है ना, जो मसल्स हैं वो तीनों टाइप की हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स भी हैं, और जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं उसमें बीच बीच में ओब्लिक मसल भी प्रेजेंट होती है, ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो आप सोचिए भी प्लेटीहेल्मिन्थेस में कितना इवॉल्व है, इसमें मस्कुलेचर कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, तीनों के तीनों टाइप की मसल्स इसमें प्रेजेंट है। लॉन्गिट्यूडिनल जो होंगी वो खड़ी खड़ी होंगी, ठीक है, और कुछ सर्कुलर मसल्स भी होंगी, और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल में कुछ ओब्लिक मसल्स भी बीच में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेंथ देती, क्योंकि आउटर कवरिंग जो है बॉडी वाल उसमें अगर मसल्स होंगी तीनों टाइप की तो एक नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क। इस तरीके से सर्कुलर भी होंगी और इसमें पूरे बॉडी वाल में चारों ओर लॉन्गिट्यूडिनल भी होंगे, बीच में ओब्लिक मसल्स भी बीच बीच प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बढ़िया अच्छा खासा नेटवर्क बन जाएगा पेशियों का, मांसपेशी जो है मसल्स, जिससे कि इनको स्ट्रेंथ मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में भी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हिपेटिका, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सब आप नोट करते रहेंगे, जितनी भी एडिशनल चीजें बताता हूँ वो भी आप नोट कर लेना। जैसे कि इंजेक्शन, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इंजेक्शन क्या होता है, तो एक साइड में आपको लिख लेना चाहिए ताकि आप जब रिवाइज करें नोट्स तो आपको पता चले कि जो वर्ड्स में यूज हो रहे हैं उसका क्या मतलब। जो भी हार्ड वर्ड लगते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही सकते हो, बीएससी थर्ड ईयर में आगे हो, इतना तो समझदार हो। फेसियोला इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। इट शो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs. Number 1, male reproductive system. The male reproductive systems has a pair of testes present one above the other inside the body. Each testis is very highly branched. अभी आपको दिखाया था मैंने टेस्टिस जो अंदर रेड कलर के थे, पिंकिश कलर के, कितने ज्यादा ब्रांच्ड थे। अंदर का जो इंटरनल पार्ट है पूरे में फैले हुए थे, काफी ब्रांचिंग है उसमें। From each testis vas difference originates. The two sperm ducts go ahead and unite. दोनों unite हो जाती हैं. The seminal vesicle is continuous as an ejaculatory duct. ejaculatory होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, ejaculatory नहीं, ejaculatory duct, and opens into the genital atrium that lie just above the ventral sucker. Ventral sucker के पास पे ये खुलती है ejaculatory duct. The terminal portion of the ejaculatory, यहाँ पे सही लिखा हुआ ejaculatory duct, ठीक है, इसको जो है आप लोग थोड़ा सही कर लेना, ये ejaculatory duct होगा। द टर्मिनल पोर्शन, जो लास्ट वाला, देखो अंदर में क्या है, बड़ा सा टेस्टिस है सेंटर में जो कि काफी ब्रांच्ड है। अब दो टेस्टिस मिलते हैं पेयर में, दोनों टेस्टिस से जो वास डिफरेंस निकलती हैं, ठीक है, एक टेस्टिस से एक वास डिफरेंस निकलेगी, तो दोनों की जो होती है वो स्पर्म डक्ट, आगे चलकर स्पर्म डक्ट बोलो या वास डिफरेंस,
ठीक है, उसी में तो स्पर्म होते हैं। तो ये स्पर्म डक्ट आगे चलकर यूनाइट होती है और सेमिनल वेसिकल जो होता है उसका मटेरियल भी इसमें मिक्स होता है, आगे चलकर वो भी जुड़ जाती है इसी में, क्योंकि जो सेमिनल प्लाज्मा है वो सेमिनल वेसिकल से आएगा और स्पर्म कहाँ होंगे, स्पर्म डक्ट में, तो दोनों मिल जाएंगे। इस तरीके से समझिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रांच इस तरीके से क्या था, काफी सारी ब्रांचिंग थी टेस्टिस में, और यहाँ से एक कॉमन डक्ट निकलती है और दूसरे वाले टेस्टिस से भी आएगी और ये आगे चलकर आपस में जुड़ जाएंगी। ये है आपकी स्पर्म डक्ट। फिर इसमें जो सेमिनल वेसिकल है उसकी डक्ट भी आगे आएगी, उसकी डक्ट भी मिल गई सेमिनल वेसिकल की। देन ये बनाएगी कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बनाएगी, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे ये है आपकी स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट। और इधर आपका ये मान लीजिए ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। यहां से सेमिनल प्लाज्मा आएगा, क्या आएगा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, लिक्विड मटेरियल। और स्पर्म डक्ट में क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है, मेल गैमेट्स होंगे, स्पर्म्स। ये दोनों एक में फ्यूज हो जाएंगी। देन आगे क्या बनाएंगी, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट बनाएगी। क्या बनाएंगी, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी। और ये वेंट्रल साइड का जो सकर है, वेंट्रल साइड में जो सकर प्रेजेंट है उस सकर के साइड में जाके वेंट्रल साइड में ही ओपन होती है। समझ में आया, जो टर्मिनल पार्ट है इजेकुलेटरी का, एक एक वर्ड समझिए। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द इजेकुलेटरी डक्ट इज हाईली मस्कुलर एंड कॉल्ड द सीरस। इसको क्या बोलते हैं, सीरस बोलते हैं। और ये हाईली मस्कुलर होता है। क्या होता है, हाईली मस्कुलर होता है, हाईली मस्कुलर होता है। तो इजेकुलेटरी डक्ट का जो लास्ट वाला टर्मिनल पार्ट है वो हाईली मस्कुलर है और इसको हम सीरस बोलते हैं। आल्सो व्हेन नॉट इन यूज द सीरस इज प्रेजेंट इन अ सैक नोन एज सीरस सैक। ये होगा मेल रिप्रोडक्शन, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो इसमें टेस्टिस है दो, एक पेयर टेस्टिस होता है, वन पेयर, और दोनों से स्पर्म डक्ट आएगी जो कि फ्यूज करके फिर आगे सेमिनल वेसिकल से की डक्ट से फ्यूज करेंगे और कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट बनाएंगी। वेंट्रल साइड में जो सकर होगा उसके साइड में जाके खुलती है और लास्ट जो टर्मिनल पोर्शन होता है इजेकुलेटरी डक्ट का वो हाईली मस्कुलर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज अ सिंगल हाईली ब्रांच्ड ओवरी। अभी आपको मैंने ओवरी का भी स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के राइट साइड में काफी ब्रांच्ड ओवरी एक मिलती है, सिंगल होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। टेस्टिस वन पेयर है बट ओवरी सिंगल है। फ्रॉम द ओवरी ओविडक्ट ओरिजिनेट, वहां से क्या निकलेगी, ओविडक्ट निकलेगी व्हिच प्रोसीड टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द बॉडी ऑफ फ्लू। तो ये राइट साइड में प्रेजेंट है आपका ओवरी और वहां से ओविडक्ट निकल के मिडिल पार्ट जो है बॉडी का, फ्लू का, वहां पे पहुंचती है। ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी देयर आर टू longitudinal vitelline ducts. Longitudinal vitelline ducts are and a huge number of vitelline glands. They all unite with longitudinal vitelline ducts with the help of small ducts. Small duct के थ्रू ये vitelline gland से भी उससे जुड़ जाएंगी। The longitudinal ducts are linked by a transverse vitelline duct which is situated a bit over the middle line of the body. From this transverse vitelline duct, which is positioned a bit above the middle line of the body, from this transverse vitelline duct a yolk reservoir originates. This gives a median vitelline duct which unites with oviduct. The joint duct now open into
oocyte, oocyte होगा यहाँ पे, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट विटेलाइन डक्ट और ओविडक्ट जहाँ पे फ्यूज करेंगी, एक पास मिलेंगी, उसी को जंक्शन बोलेंगे। एट द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट एंड विटेलाइन डक्ट अ यूटरस इज प्रेजेंट व्हिच इज अ लॉन्ग coiled ट्यूब, और इसी यूट्रस के अंदर एग प्रेजेंट होंगे। इट ओपन्स इनटू द जेनाइटल एट्रियम with the help of female genital opening at the junction of uterus, oviduct and vitelline duct. Mehallis gland exist. The junction of all these three ducts is called oocyte. और इसी में इसी डक्ट के थ्रू ओविडक्ट जो है वही ओवरी के अंदर ओवा बनेगा, एग बनेगा, जो कि ओविडक्ट के थ्रू यूटरस तक जाएगा। तो यूटरस में क्या प्रेजेंट होंगे, एग प्रेजेंट होंगे। होस्ट की रेंज की बात करते हैं थोड़ा सा, होस्ट की रेंज की। तो डेफिनेटिव होस्ट सीप है, कैटल है और ह्यूमंस एक्सीडेंटली लिखा हुआ है, और अदर मैमल्स हो सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, फ्रेश वाटर स्नेल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होस्ट इसका जो है वो फ्रेश वाटर स्नेल है, जो कि रेयरली, मतलब इसीलिए बहुत ज्यादा ये डिजीज नहीं होता है, बहुत कम ही होते हैं। जियोग्राफिक रेंज की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह मिलेगा। वेयर एवर सीप एंड कैटल आर रेस्ट, तो जहाँ पे ज्यादातर सीप और कैटल्स होंगे तो वहां तो ये डिजीज होने की संभावना है, क्योंकि फ्रेश वाटर स्नेल भी हर जगह लगभग होते ही हैं। तो ये इंटरमीडिएट होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट आपको सब याद रखना है। जियोग्राफिक रेंज पूछे तो पूरे वर्ल्ड में मिलता है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइफ साइकिल की बात करें यहाँ पे, तो लाइफ साइकिल देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, एग है। अनएम्ब्रियोनेटेड एग आर पास इन फीसेस, फीसेस में जो है पास किया जाएगा। ये जो सीप है आपकी भेड़ और मनुष्य के जो मल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, फीसेस के थ्रू क्या होगा, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स पास किए जाते हैं, और ये फिर क्या करेगा, इसमें डेवलपमेंट होगा। एग बिकम्स एम्ब्रियोनेटेड इन वाटर, वाटर के अंदर ये फिट हो जाएगा, डेवलप होगा। देन उसके बाद क्या होगा, मिरासीडिया हैच, मिरासीडिया जो है ये लार्वा होता है, क्या होता है, मिरासीडिया लार्वा आप पढ़ेंगे। मिरासीडिया हैच फ्रॉम एग्स सीक आउट स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट, अब ये इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल के अंदर जाएगा। मिरासीडिया पेनिट्रेट स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट, तो इसके अंदर पेनिट्रेट करके घुस जाएगा। मिरासीडिया लार्वा होता है, क्या होता है, मिरासीडिया लार्वा, ये लार्वा है, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिरासीडिया लार्वा किसमें बनता है। जितने भी लार्वल स्टेजेस हैं यहाँ पे सब आपको याद रखना, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो लार्वल स्टेजेस हैं वो कॉमन हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए रेडिया लार्वा भी बनता है, ये रेडिया है, ये रेडिया लार्वा है। रेडिया लार्वा पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ये सब लार्वा ही है। मिरासीडिया लार्वा जो है एग में क्या होगा, मोल्टिंग होगी, और इसके बाद में ये डेवलप्ड लार्वा बन जाएगा, जिसको मिरासीडिया बोलते हैं, और वाटर में ही रहेगा अभी ये, ठीक है। ये जो है वाटर आपको दिख रहा होगा, जो ऐसे से बना हुआ है, ये वाटर को दर्शाया गया है यहाँ पे। ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। फ्री स्विमिंग सर्केरिया इंसिस्ट ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, अब ये लार्वा जो है क्या बन गया, फ्री स्विमिंग लार्वा बन जाता है, जिसको सर्केरिया इंसिस्ट या सर्केरिया लार्वा बोलते हैं। इंसिस्ट मतलब इसके ऊपर हार्ड कवरिंग आ गई है। देन इसके बाद में क्या होगा, मेटासिरसी, अब यहाँ पे देखिए मेटा सर्केरिया लार्वा जो बना है, ये जो है इन्फेक्टिव स्टेज है, क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये जो होता है वो आपका इन्फेक्टिव स्टेज। हाईली डेवलप्ड ऑन वेजिटेशन इंजेस्टेड बाय डिफिनिटिव होस्ट, तो डिफिनिटिव होस्ट आपके कौन कौन से हैं, सीप है, कैटल है और ह्यूमन है। तो इन तीनों में से कोई भी अगर इसको खाएगा, भाई स्नेल से ये लार्वा कहाँ पहुंचा, वेजिटेबल्स जो
और वाटर में जो होंगी उन्हीं वेजिटेशन से ये फैलेगा। तो मेटा सर्केरिया लार्वा जो है काफी हाईली डेवलप्ड है, इन्फेक्टिव स्टेज है। इसको जैसे ही कोई ईट करेगा देन उसके अंदर क्या होगा, समस्याएं पैदा होने लगेगी। तो ये है रूमिनेंट्स आर द टिपिकल डिफिनेटिव होस्ट। रूमिनेंट में यही जानवर आते हैं, रूमिनेंट पशु होते हैं जो। तो इसमें आपका मैन जो है कैटल है और सीप है। इसके अलावा इमेच्योर फ्लूक एग्जिस्ट इन ड्यूडेनम, पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड माइग्रेट थ्रू लीवर पैरेंकाइमा टू बाइलरी डक्ट। तो बाइलरी डक्ट तक ये पहुंच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये है फेसियोला जिजेंटिका और ये वाला है फेसियोला हेपेटिका। एडल्ट हुक्स इन हेपेटिक बाइलरी डक्ट, जो बाइलरी डक्ट के अंदर होंगे तो इस तरीके के इनके स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, उसमें चेक करते हैं तो कुछ टेस्ट के थ्रू इस तरीके के देखते हैं दोनों। द एग्जिस्टेंस पैटर्न ऑफ फेसियोला हेपेटिका स्टार्ट व्हेन अ फीमेल lays eggs in the liver of a tainted human. Juvenile eggs are discharged in the biliary ducts and taken out in the feces. Whenever arrive in water, the egg becomes embryonated. जैसे ही फीसेस के थ्रू वाटर में आएगा तो इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोनेटेड हो जाएगा। द क्रिएट लार्वी कॉल्ड मिरासीडिया। ठीक है, ये जो है लार्वा मिरासीडिया लार्वा, जिसको मैंने बोला इंपॉर्टेंट और ये है इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा, क्रिएट लार्वा कॉल्ड मिरासीडिया लार्वा। अ मिरासीडियम invades an amphibian snails and develops into Cercaria larva बना दे। A larva that is equipped for swimming। अब ये क्या बनेगा, ये स्नेल के अंदर इंटर करने के बाद फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा विद इट्स हग टेल। The Cercaria exists and finds sea-going vegetation where it forms a cyst called Metacercaria larva। अब इसके ऊपर सिस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, वेजिटेशन, जो वाटर में वेजिटेशन होता है, जो भी प्लांट्स हैं वहां पे ये चिपक जाएगा उनके ऊपर। सिस्ट का मतलब है हार्ड कवरिंग, लगभग 2 to 3 लेयर्ड हार्ड स्ट्रक्चर इसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, तब इसको हम बोलते हैं मेटासर्केरिया लार्वा। अब ये इन्फेक्टिव स्टेज बन गया। अ ह्यूमन ईट्स द क्रूड फ्रेश वाटर प्लांट containing the cyst. The Metacercaria exists in the first piece of the small intestine, then duodenum. It at that point penetrates the intestinal divider and gets into the peritoneal pit. It finds the liver and start eating liver cells. ये सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ड्यूडेनम में, फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके कहाँ पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा। देन लीवर में लीवर सेल्स को खाने लगेगा। ठीक है, ईटिंग लीवर सेल्स, उनको खत्म करने लगेगा। दिस हैपेंस जस्ट अ कपल ऑफ डेज आफ्टर द अंडरलेइंग कॉन्टेक्ट विद द पैरासाइट। यूजुअली द लार्वा स्पेंड्स अ couple of weeks just browsing and eating the liver. At that point it relocates to the bile duct where it begins its last stage and becomes an adult. It takes around a quarter of a year for the Metacercaria to form into a group grown up. Adults are around 3 centimeter long and 1 centimeter wide. अब ये डेवलप कर जाएगा ना धीरे धीरे। Grown up females can deliver up to
25,000 eggs फॉर ईच डे। सोचिए इतने 25,000 एग्स पर डे बना रहा है। अब वो एग्स जो है फीसेस के थ्रू, ह्यूमन फीसेस के थ्रू फिर से कहा जाएंगे, वाटर में, और वाटर में वो अगेन क्या करेंगे, जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स फीसेस के थ्रू वाटर में जाएंगे वो एम्ब्रियोनेट होकर क्या बनाएंगे, मिरासीडिया लार्वा बनाएंगे, और मिरासीडिया से सर्गेरिया लार्वा बनेगा, और फिर उससे क्या होगा, स्नेल को पेनिट्रेट करेगा। देन उसके बाद वेजिटेशन जो है प्लांट है वो वाटर में उसमें चिपक जाएगा, और उसको जब भी ईट करेंगे ह्यूमंस या फिर जो अदर रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, जो भी होस्ट हैं जैसे सीप और कैटल, तो उनमें फिर से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहेगी, फिर से एक्स का प्रोडक्शन होगा, फिर वही साइकिल चलेगी। पैथोलॉजी एंड लिवर डैमेज की बात करते हैं थोड़ा सा इसकी। लिटिल हार्म अकर्स बाय जुवेनाइल इनफिल्ट्रेटिंग द इंटेस्टाइनल वॉल एंड कपल एंड कैप्सूल सराउंडिंग द लिवर। लिवर के ऊपर कैप्सूल होता है ना एक। हाउएवर मच नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू एंड सेल्स, डेथ ऑफ टिश्यू। तो लीवर टिश्यू जो होते हैं, लीवर नेक्रोसिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लीवर नेक्रोसिस, क्योंकि ये लीवर सेल्स को नष्ट करता है। रिजल्ट्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स थ्रू द लीवर पैरेंकाइम। वर्म्स इज इन बाइल डक्ट्स cause irritation and edema, which thus stimulate certain of fibrous tissue in the walls of these ducts. The thickened end ducts can deal with less bile and are less responsive to needs of the liver. मतलब अब यहाँ पे जो अगर बाइल डक्ट में घुस जाएंगे तो वहां भी समस्या उत्पन्न करेंगे। धीरे धीरे वो थिक हो जाएगा और उसमें से बाइल जूस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाएगा। अब देखिए लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, तो लीवर में भी इन्फेक्शन है। पहली बात बाइल जूस बनेगा कम, और फिर स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, और बिना बाइल जूस के आपका डाइजेशन तो कंप्लीट होगा नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ उत्पन्न होने लगेंगी। बैक प्रेशर, ब्रेन्स एट्रोफी ऑफ लीवर पैरेंकाइम विद concomitant कोरियोसिस एंड लास्टली ज्वाइंटिस। ठीक है, ज्वाइंटिस भी, ज्वाइंटिस क्यों होती है, जब बाइल जूस, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे, ज्वाइंटिस होगी। इन ओवर हेल्मिंग इन्फेक्शंस आर द गॉल ब्लैडर इज हार्म एंड वॉल्स ऑफ द बाइल डक्ट्स आर डिसइंटीग्रेटेड कंप्लीटली। तो बहुत ही सीवियर केस हो जाता है, बड़ी समस्या उत्पन्न करता है ये। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, ठीक है, कौन से लक्षण उत्पन्न हो, तो हम बताएंगे कि फिस्टुला हेपेटिका ने डिजीज कॉज किया है। पहला तो हेपेटिक टेंडरनेस, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जब लीवर वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लड काउंट कम होगा। ठीक है, आरबीसी भी कम बनेगी, सारा मटेरियल धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो एनीमिया हो जाएगी। और हेपेटोमेगेली रिजल्टिंग फ्रॉम एडिमा, हेपेटोमेगेली होगी। नाउजिया होगा, ठीक है, क्रोनिक नाउजिया हो जाता है। वोमिटिंग, बहुत ज्यादा आपको वोमिटिंग होगी, और सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने लगेंगे। ठीक है, फीवर वगैरह होने लगेगा। ज्वाइंटिस, ये लास्ट स्टेज है, ज्वाइंटिस भी होगी, और लेथर्जी हो जाएगी। प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर आ सकता है। ठीक है, पीपल गेट इन्फेक्शन बाय एक्सीडेंटली swallowing the fluid parasite. The most common was is by eating water trash or other contaminated freshwater plants. Another way human get infected with the parasite is by ingesting contaminated water, by drinking it, or by consuming vegetables that were washed or irrigated with unhygienic water.
तो ये सब सोर्स है जिससे इन्फेक्शन फैलता है ह्यूमन में। अ नंबर ऑफ पीपल सेंस इलनेस नियर द beginning of infectivity. Well, immature flukes pass or migrate from the intestine through the abdominal cavity and liver. Symptoms from the SARC phase can emerge as soon as a few days subsequent to the exposure, typically 1 to 2 weeks, and can last plentiful weeks or months. However, some people feel ill or illness only in the persistent phase of the infection. Chronic infection जब होगा when mature or adult flukes are in the bile ducts, okay, तब ज्यादा chronic infection होगा. For example, symptoms can be consequence from inflammation should and obstruction of bile ducts during both phases of the contamination. Clinical features can include fever, malaise, एब्डोमिनल पेन, इस्नोफीलिया. देखिए यहाँ पे इस्नोफीलिया हो रहा है, नंबर ऑफ इस्नोफिल्स बढ़ जाएगा, इस्नोफिल का काउंट बढ़ेगा. कोई भी, देखो मैंने कल बताया था, इस्नोफिल जो है, इस्नोफीलिया कोई एक मतलब एक्यूरेट नहीं है कि आप बता सको क्या डिजीज हुआ, क्योंकि ये किसी भी इन्फेक्शन के दौरान अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो इस्नोफीलिया हो ही जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान इओसिनोफिल का नंबर बढ़ता है और हेपेटोमेगेली हो जाएगा. ठीक है, हेपेटोमेगेली मतलब लिवर इनलार्ज्ड हो जाएगा एंड एबनॉर्मल लिवर टेस्ट आएगा. लिवर का टेस्ट कराओगे तो एबनॉर्मल होगा. ये सब लक्षण है. ठीक है, ड्यूरिंग बोथ फेजेस ऑफ द कंटेमिनेशन क्लिनिकल फीचर जो है वो ये सब होते हैं. अब इसका डायग्नोस कैसे करोगे? डायग्नोसिस भाई ट्रीटमेंट डायग्नोसिस देख लेते हैं. डायग्नोसिस के लिए आप स्टूल सैंपल्स लोगे जो कि येलोइश ब्राउन एग्स उसमें मिलेंगे. एग्स डोंट गेट सो फॉर 4 मंथ. बाइलरी और ड्यूडेनल एस्पिरेट. एंटीबॉडी टेस्ट करोगे, कैन डिटेक्ट वर्म 2 वीक आफ्टर इन्फेक्शन. उसके बाद नहीं. अल्ट्रासाउंड में सो अडल्ट वर्म इन बाइल डक्ट. बाइल डक्ट के अंदर अडल्ट वर्म्स दिखेंगे अगर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं. और सिटी स्कैन में क्या होगा? रिवेल्स न्यूमरस बरोज इन लिवर. बरोज मतलब बहुत सारे, उसमें आपको उसके इन्फेक्शन जब करेगा तो बहुत सारे गड्ढे टाइप में वहां पे आपको दिखेंगे सिटी स्कैन. ट्रीटमेंट क्या है? बाइथायोनल काफी इफेक्टिव होता है. ठीक है, ये एंटीबायोटिक ही है. बाइथायोनल एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब एक केमिकल्स है. ठीक है, मेडिसिन है जिसको यूज कर सकते हो. हाईली इफेक्टिव होता है, लार्ज डोज है, हाई कॉस्ट है और लॉन्ग ट्रीटमेंट पीरियड होता है इसका. ट्राइक्लेवेंडाजोल easier to use 1 to 2 oral doses in 24 hours. 24 hours में 1 से 2 डोज आप लोगे जो कि मुंह से टेबलेट ली जाएगी. ओरल डोज है, वर्चुअली 100% इफेक्टिव होती है. और थर्ड है आपका सर्जरी. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है लीवर फ्लूक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेसियोला हेपेटिका बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फेसियोला हेपेटिका. तो आई होप आपको कंप्लीट फेसियोला हेपेटिका के बारे में जानकारी मिल गई होगी. अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग जरूर पूछिएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा, जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.